नमस्कार। जनशक्ति डिजिटल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं जयप्रकाश। बिहार अभी हिंदुस्तान की राजनीति के केंद्र में है। कारण है चुनाव आयोग द्वारा कराया जा रहा है गहन मतदाता पुनरीक्षण। पिछले 2 महीने से इस वजह से तमाम विपक्षी पार्टियां लामबंद है और उन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर ये आरोप लगाया है, ये आरोप है चुनाव आयोग के ऊपर कि वो सत्ताधारी दल के साथ मिलकर वोटों की चोरी कर रहा है। और इस वोट चोरी के खिलाफ पूरे बिहार में महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के नेतृत्व में राहुल गांधी के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा जारी है। इस तमाम मसले पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है राघवेंद्र दुबे, जिन्हें हम सब प्यार से भाऊ कहते हैं। राघवेंद्र दुबे जी का लंबा जुड़ाव पत्रकारिता से रहा है और अपने पत्रकारिता की वजह से, अपने लेखनी की वजह से बहुत ही प्रसिद्ध और जाने जाते रहे। अपने बिलौस अंदाज और बिल्कुल अलग व्यक्तित्व के मालिक है राघवेंद्र दुबे जी। और इन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी है, जैसे सांस देश की, डिस्कवरी ऑफ डेमोक्रेसी और सर्वहारा सामंत, ये देवी प्रसाद त्रिपाठी के ऊपर किताब है, और जैसे सांस देश की, यह राहुल गांधी के ऊपर है। भाव अभी लगातार यात्रा में शामिल है। वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह, एक पत्रकार की तरह और एक नागरिक की तरह पूरी यात्रा पर नजर बनाए हुए हैं। हम उनसे जानेंगे इस यात्रा का क्या महत्व है, ये यात्रा कितनी जरूरी है, और तमाम इनसे जुड़ी तमाम मसलों पर उनसे बात करेंगे। भाऊ, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जयप्रकाश जी। हम ये जान शक्ति के दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। भाव, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो यात्रा चल रही है बिहार के भीतर, वोट चोरी का आरोप है चुनाव आयोग पर, वो सत्ताधारी दल के साथ मिलकर, और वोटर अधिकार यात्रा, ये नागरिकों के हक और अधिकार, संविधान जो एक महत्वपूर्ण अधिकार देता है कि हर एक नागरिक का एक मत होगा और बराबर होगा, अमीर हो गरीब हो, एक व्यक्ति एक वोट, एक व्यक्ति एक वोट। तो ये जो यात्रा है, क्या हम इसे सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा के तौर पर देखें, या इसे आप कैसे व्याख्यायित करेंगे इस यात्रा को? इस यात्रा को राजनीतिक यात्रा के तौर पर तो देखिए ही, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कुछ भी जो आप अपने जीवन में करते हैं, यानी आपका सांस लेना तक भी एक राजनीतिक कार्रवाई है। और जय प्रकाश जी, आप भी उस स्कूल के हैं और मैं भी उस स्कूल का हूं जहां ये माना जाता है कि राजनीति से इतर कुछ भी नहीं है। और राजनीति से इतर जो है, चाहे वो कला हो या साहित्य हो, वो नाजायज संरचना है, चाहे वो साहित्य हो, और साहित्य के फॉर्मेट में वो, चाहे कविता के फॉर्मेट में हो, चाहे कहानी के फॉर्मेट में। आप देखें, मैं बात इस पर कर रहा हूं कि आपने जब कहा कि उसको राजनीति के तौर पर देखें ना देखें, तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलूंगा। मैक्सिम गोर्की की मां। जयप्रकाश जी, मैं आपसे पूछता हूं, क्या उसे बोल्शेविक क्रांति की पटकथा आप नहीं मानते हैं? चेखव, गोर्की, दस्तवस्की, तुर्गनेव, या कवियों में आइए, पाब्लो नेरूदा से नाजिम हिकमत तक। हम जब बात करते हैं साहित्य की भी, तो अगर उसकी नजर अपने समकालीन परिदृश्य, खुरदुरी सच्चाइयों, जमीन यानी राजनीति पर नहीं है, तो क्या है? एक शुद्ध कलावादी दृष्टिकोण दरअसल अराजक और कबाड़ दृष्टिकोण होता है। इसलिए राहुल गांधी जी की यात्रा राजनीतिक यात्रा तो है ही है, लेकिन कई मायनों में यह बदलाव की यात्रा है, सांस्कृतिक सामाजिक जमीन पलट देने की यात्रा है, और यह यात्रा एक मानवीय दुनिया का प्रस्ताव भी है, एक ह्यूमन वर्ल्ड का प्रस्ताव भी है, मोहब्बत का पैगाम भी है। जाहिर है, यह यात्रा भारतीय नागरिकों को धर्म, उपासना, पर्यटन, जीने के अधिकार जैसे बुनियादी मूल्यों के साथ वोट देने
और अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार ये संविधान प्रदत्त है, जो हमारे मौलिक अधिकार है। इन मौलिक अधिकारों का यदि हनन हो रहा है, ये मौलिक अधिकार कर्टेल किए जा रहे हैं या सस्पेंड किए जा रहे हैं, एसआईआर के जरिए तमाम नाम मैं सुन रहा हूं, 65 लाख से ज्यादा नाम काट दिए गए हैं, पता नहीं कितने नाम, लाख नाम जोड़े जाएंगे। मैं केदार जी की कविता, केदारनाथ अग्रवाल की एक कविता के हवाले से कहना चाहूंगा कि यह पहली सरकार है जो, अब तक होता ये था कि जनता सरकार चुनती थी, यह सरकार अपना वोटर चुन रही है, अपनी जनता चुन रही है। ब्रेख्त की कविता है। हाँ, तो ये सरकार अपनी जनता चुनने के क्रम में इसने 65 लाख लोगों के नाम कटवा दिए। जाहिर है इसमें गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा और अन्य पिछड़ों की बड़ी तादाद है। क्यों कि वो अपने इस अधिकार की सजग रखवाली नहीं कर सकते हैं, वो इतने सक्षम नहीं है, और इस तरह इस बड़े तबके का वोट काट दिया गया। यह वोट के अधिकार पर यह हमला, वोट का अधिकार छीने जाने का यह प्रयास, या वोट के अधिकार की यह लूट दरअसल हमारे संविधान पर और हमारे लोकतंत्र की आंतरिक सज्जा, उसके इटर्नल और उसकी आत्मा पर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को केवल एक लोकतांत्रिक कार्रवाई के रूप में नहीं, बल्कि संविधान बचाने, संविधान प्रदत्त अधिकारों की रक्षा करने और उसकी निगरानी का भी प्रयास है, और इसलिए इस यात्रा का मकसद बहुत बड़ा हो जाता है। आपने कहा भी, आपने साहित्यिक, सांस्कृतिक सारी चीज़ों की चर्चा की। यात्राओं की लंबी परंपरा अपने देश में रही है। राहुल सांस्कृत्यायन भी यात्रा करते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो बड़े किसान नेता है वो भी यात्रा करते हैं, महात्मा गांधी की भी यात्रा रही है। तो जो सामाजिक राजनीतिक लीडर होते हैं उनकी यात्राएं चलती रहती हैं और चलती रही इस देश में, और उसके अपने निहितार्थ होते हैं। उसने कई बार सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी लाए हैं। तो इस नज़रिए से इस यात्रा में लोगों का रिस्पॉन्स आपको कैसा दिखा? आपने बहुत माकूल बात कही। आपने पंडित नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ी होगी, जब वो लिखते हैं कि मैं हिंदुस्तान के गांव गांव, कस्बों कस्बों घूमा, और वो देखते हैं कि भारत कई कई परतों में, जब वो भारत की विविधताओं के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो कहते हैं मैं कभी कभी अभिभूत होता हूं और कभी कभी समझ भी नहीं पाता कि भारत क्या है। और अंततः वो क्या लिखते हैं, एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पेरेंसिसिस्ट, जिसको कहते हैं चर्मपत्र, यानी वो यूरोप में चमड़े पर जो लिखा जाता था उसको चर्मपत्र कहते थे, लेकिन वो भारत में भोजपत्र है। पंडित नेहरू कहते हैं कि पूरा भारत मुझे कदीम भोजपत्र सा दिखता है, जिस पर उस भारत की विविधता, और पंडित नेहरू को समझने के लिए मैं एक लाइन में कहूं कि नेहरू की सामाजिकता और इस देश की सामाजिकता लगभग एक थी। दोनों को एक दूसरे के बरक्स रख के देखा जाएगा तो विभिन्न संस्कृतियों का कुंज था नेहरू का व्यक्तित्व। नेहरू ने खुद पहले आम चुनाव में तकरीबन 40,000 किलोमीटर की यात्रा पूरे भारत की थी। भारत की ही नहीं, उन्होंने रूस में 5,000 किलोमीटर की यात्रा की थी। इस वक्त मुझे याद नहीं है और मैं लिख कर लाया नहीं हूं, नहीं तो मैं बताता कि रूस में उनकी यात्रा कहां से कहां तक हुई थी और भारत में कहां से कहां तक हुई थी। नेहरू ने यात्रा की। सबसे बड़ा यात्री इस देश में महात्मा गांधी थे, राहुल सांकृत्यायन थे, और यदि हम आद्य यात्री का नाम लेना चाहें
तो सबसे बड़ा संवाद पुरुष, सबसे बड़ा यात्री इस देश का बुद्ध थे। बुद्ध के बाद दूसरे यात्री गांधी थे, नेहरू थे, राहुल सांकृत्यायन थे। देखिए, यात्राएं संवाद का जरिया बनती हैं और व्यापक संवाद आपको एक सभ्यता मूलक संवाद की ओर ले जाता है। परस्पर विरोधी संस्कृतियों के अध्ययन का अवकाश उपलब्ध कराता है, वो क्षण उपलब्ध कराता है। आप हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पढ़िए। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि भारत और भारतीयता कभी कभी अजूबा लगता है कि परस्पर विरोधी संस्कृतियों के सहमेल से बना है, और ये परस्पर विरोधी संस्कृतियों के सहमेल से जो भारतीयता बनती है, जिसकी बात गांधी कहते हैं, जिसकी बात नेहरू करते हैं, उस पर आज बहुत बड़ा खतरा है। भारतीयता पर खतरा है, भारत पर खतरा है। और नेहरू के बाद अगर इसी भारतीयता को डिस्कवर करने और इसी भारतीयता को समझने और इसी भारतीय संरचना और विभिन्न संस्कृतियों की सामेल को समझने की कोशिश में अगर कोई आदमी एक यायावर की तरह, राहुल जी की तरह, नेहरू जी की तरह, बुद्ध की तरह यात्रा पर निकल पड़ा है, तो उस आदमी का नाम राहुल गांधी है। बहुत अच्छी बात आपने कही। और जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, वही वो जो कई अस्तित्वों के साथ भारत का निर्माण हुआ, कई तरह की संस्कृतियां, जिसकी चर्चा डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी करते हैं। इसी नज़रिए से ये जो यात्रा चल रही है, वोटरों के अधिकार को बचाने की यात्रा, हमने पिछली बार भी ये सवाल आपसे पूछा था, उसमें ये जो यात्रा के दरमियान लोगों का रिस्पांस कैसा रहा? मैं खुद इस यात्रा में मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी और मोतिहारी तक शामिल था। मैंने देखा यहां, जयप्रकाश जी मुझे इजाजत देंगे, मैं थोड़ा गांधी को कोट करना चाहूंगा। मेरे गुरु डीपी त्रिपाठी से एक बार बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि गांधी जन मनोविज्ञान और उसकी पीठिका को बखूबी समझते थे और वो जनता को साथ लेकर और उसे निर्देशित करते हुए चल रहे थे, जो काम क्रांतिकारी नहीं कर सके। बहुधा ऐसा होता था कि क्रांतिकारी आगे निकल जाते थे और जनता पीछे छूट जाती थी। जयप्रकाश जी, आप खुद भी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, यशपाल को पढ़िए। यशपाल लिखते हैं कि यह गांधी था, केवल और केवल यह गांधी था जिसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध को जन मुद्दा बना दिया। भारत की 32 करोड़ की आबादी जो उस समय थी, जो गरीब, लाचार, शोषित, मजलूम आबादी थी, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध और आजादी जनता का मुद्दा बन जाए, पब्लिक इशू बन जाए, यह गांधी ही कर सकते थे। और किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, मैं अभी राहुल के बारे में और बात आपसे करूंगा, राहुल गांधी के बारे में। अभी इतना ही कह रहा हूं कि आप जनता के रिस्पांस पूछ रहे हैं। जिस तरह महात्मा गांधी ने जो जातीय मनोविज्ञान, जन मनोविज्ञान, कौम के मनोविज्ञान और उसकी पीठिका को समझते हुए, जनता को निर्देशित करते हुए, जनता के साथ चलते हुए उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध को पब्लिक इशू बना दिया, जन मुद्दा बना दिया, ठीक उसी तरह राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी के नेतृत्व की वोट अधिकार यात्रा ने
आप देखिए, जो स्वतः स्फूर्त भीड़ आ रही है, उससे साबित हो रहा है कि वोट चोरी रोकने, वोट के अधिकार को सस्टेन करने और अपनी मुट्ठी में बनाए रखना आज पब्लिक इशू हो गया। अभी आप कुछ देर पहले जब बता रहे थे कि जो भारत की साझी विरासत है, जो इसकी संस्कृति है, जो इसका साहित्य है, इसका जो इतिहास है, उस पर खतरे बहुत हैं। कैसा खतरा है? ये कौन लोग हैं? किस तरह के खतरे हैं जो भारत की जो साझी विरासत है, इसके जो नागरिक अधिकार हैं, साहित्य है, संस्कृति है, जो रवायत है, इसके लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं? बस वो पहली वाली एक बात याद कर दें तो नटसेल में भाई जयप्रकाश जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरह गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध को पब्लिक का मुद्दा बना दिया, उसी तरह वोट का अधिकार, वोट देने का अधिकार राहुल गांधी ने जनता का इशू बना दिया। अब ये जनता की टकसाल में डाला हुआ मुद्दा है, अब ये जनता का मुद्दा है और राहुल गांधी उस जनता के मुद्दे को केवल नेतृत्व दे रहे हैं और जनता उनके साथ है, जनता उनके साथ चल रही है। और आज राहुल की वही स्थिति हो गई है जो गांधी की थी, चल पड़े जिधर दो डगमग में। मैंने देखा नौजवान, बूढ़े, कमर झुके लोग, बूढ़ी औरतें आंचल से मुंह दाबे हुए राहुल को एक ललक देख लेने के लिए, जिसे शहजादा, राजकुमार, पता नहीं क्या क्या कहा जाता था, जिसकी छवि धूमिल करने के लिए हजारों करोड़ रुपए सरकारी खजाने से खर्च किए गए। ये कमतर पॉलिटिशियन है, इंफीरियर पॉलिटिशियन है, यानी पप्पू है, ये साबित करने के लिए। मैंने देखा कि कतारबद्ध औरतें, बच्चियां, लड़के, बूढ़े, उस समय मेरी आंख भर आई जब एक 90 बरस के बूढ़े ने हमसे कहा कि मैं ठीक ठीक मगही नहीं बोल पा रहा हूं, नहीं तो मैं उसी अंदाज में कहता। वो हमसे बार बार यही पूछ रहा था कि ये इंदिरा जी के पोता है ना, और मैं कह रहा था हाँ। आप बताइए, राहुल गांधी की ये यात्रा लोगों के बीच इंदिरा जी की याद दिला रही है। राहुल गांधी की ये यात्रा नेहरू को रिवाइव कर रही है लोगों के बीच। लोग कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं, इस संवाददाता से जो इस यात्रा में था, लोग बता रहे हैं, नहीं जानते हो, इतना नेहरू का परनाती है ना, ये तो इंदिरा गांधी का पोता है ना। अब कौन प्रक्रिया आप जानना चाहते हैं? अब हुजूम उमड़ रहा है। ये तो जो सवाल वो मेरा और पिछला ये स्वतः स्फूर्त है। अब मैं आता हूं आपके दूसरे सवाल पर। ये जो लोगों देखिए की जयप्रकाश जी, 6 दिसंबर 1992 के बाद वो जो इतिहास की सबसे बड़ी सांप्रदायिक गुंडागर्दी थी, 6 दिसंबर 1992 के बाद, 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद डिमोलिशन, जो इस देश की और शायद एशिया की सरजमी पर सबसे बड़ी सांप्रदायिक गुंडागर्दी थी। मैं वो कवर भी कर रहा था। एक संवाददाता की निगाह से बताऊं, लग रहा था आज भारत का इतिहास, भूगोल सब बदल जाएगा। मेरे सामने इतिहास के पन्ने फड़फड़ा रहे थे, यूं लग रहा था कि इतिहास की किताबों से पन्ने खुद उड़ जाएंगे। लग रहा था सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। उसके बाद से हम एक स्तब्ध और सदमा खाए समय में जी रहे थे। 2014 के बाद तमाम झूठ, यहां यह भी उल्लेख कर दूं, मोदी सरकार का आना कैसे हुआ?
मैं आपकी एक एक बातों का जवाब दूंगा, लेकिन संदर्भ के साथ चल रहा है। मोदी का आना कैसे संभव हुआ? मोदी का आना इसलिए संभव हुआ कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों बेहद नाराज थे मनमोहन सिंह से। इसलिए नाराज थे कि वाशिंगटन आर्म कॉन्सेंसस, जो वाशिंगटन आम सहमति बनी थी, जिसके जरिए हम नवउदारीकरण में आए, उसमें हम भी एक सिग्नेटरी थे, जिसमें हमने ये वायदा किया था कि हम 100% प्राइवेटाइजेशन करेंगे, कल्याणकारी राज्य का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर देना था और सरकारों का काम केवल वित्तीय पूंजी और कारपोरेट के लिए रेड कारपेट बिछाना था। मनमोहन सिंह से 2013 में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल इसलिए नाराज था कि 100% प्राइवेटाइजेशन के वायदों के बावजूद आपने केवल 6% सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन किया है। एक बात। दूसरी, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में जो खदानों में बहुमूल्य संपदाओं की, मिनरल्स की जो लूट हो रही थी, उसके खिलाफ ये कारपोरेट चाहते थे कि लूट का विरोध करने वाले जो जन संगठन है, उनके विरुद्ध यूपीए सरकार सेना उतार दे। मैंने कांग्रेस से कोई पैसा नहीं खाया है, मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बहुत जोर दे के कहूंगा कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है इस देश में आज की तारीख में जिसमें एक न्यूनतम लोकतांत्रिक लिहाज है। चिदंबरम ने ग्रीन हंट का अभियान चलाया और पार्टी में ही विरोध हो गया, और कांग्रेस पार्टी ने उन जन संगठनों के नेताओं को जो कारपोरेट लूट के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे, उनसे वार्ता करनी चाहिए, द्विपक्षीय त्रिस्तरीय वार्ताएं तो हुई, सेना नहीं उतारा। ये सब कुछ ऐसी चीजें थी जिससे कारपोरेट बुरी तरह इनके खिलाफ होता गया। मोदी 2014 में जनता और भारत की जनता ने नहीं चुना, वह कारपोरेट बैकिंग से आए थे। कारपोरेट को लगा ही इज द पर्सन जो हमारे हितों को सर्व करेगा, जो हमारे मतलब साधेगा, और मतलब वो साध भी रहे हैं। आप जरा बताइए, 2011 से 2014 से अब तक इन्होंने जितनी विदेश यात्राएं की हैं, उन सारी विदेश यात्राओं का एक ही मकसद है, मोदी का एम्पायर, मोदी की अर्थसत्ता का प्रमोशन और उन्हें बिजनेस दिलाना। कोई दूसरा मकसद हो तुमको बता दीजिए। अब तक की सारी विदेश यात्राएं इन्होंने केवल इसलिए की कि मोदी अडानी का बिजनेस प्रमोशन हो और उसकी अर्थसत्ता एनहांस हो। एक चीज, बहरहाल मोदी आ गए 2014 में। 2014 के आने के बाद मैं अब आपके सवाल पर आ रहा हूं। फासिस्ट ताकतों ने हमारे इस देश के सांस्कृतिक अभिप्रायों के बहुआयामी परिवेश को जिस तरह घेरना शुरू किया, उस खतरे को केवल और केवल इस देश में राहुल गांधी ने समझा। जब कुछ लोगों की सुनहरी सुबह के लिए, 1.5 या 2% लोगों की सुनहरी सुबह के लिए सद्या अतीत
और इतिहास का डिस्टॉर्शन करने की कोशिश भी शुरू हो गई। जब ऐसी सरकार आई, कैसी सरकार, कारपोरेट पूंजी की वर्गीय हिमायत और धन, धर्मांधता और हिंदू पुनरुत्थानवाद। कारपोरेट पूंजी की वर्गीय हिमायत और जो हिंदू हित में काम करेगा वही देश पर राज करेगा, हिंदू पुनरुत्थानवाद। इनका जो डेडली कॉम्बिनेशन आया, इस डेडली कॉम्बिनेशन ने भारत के सारे सांस्कृतिक अभिप्रायों के, जिस भारत का सपना गांधी ने देखा, जिस भारत का सपना पटेल ने देखा, जिस भारत का सपना नेहरू ने देखा, उस सपने से अलग सारे सांस्कृतिक अभिप्रायों को इन फासिस्ट ताकतों ने घेर कर समीदोज कर दिया और एक ऐसे परिवेश की रचना की जहां इस देश में हिटलर की तरह की इलेक्टोरल तानाशाही स्टैब्लिश कर दी गई। हिटलर भी चुनाव जीत के आया था, खुद को सोशलिस्ट कहता था हिटलर, वो भी चुनाव जीत के आया था, मोदी भी चुनाव जीत कर आए। हिटलर क्या हुआ आप जानते हैं, और ये हिटलर का अक्षर अनुवाद होने की कोशिश कर रहे हैं, तकरीबन हो चुके हैं। बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है आदमियत पर, बहुत बड़ा खतरा है कविता पर, बहुत बड़ा खतरा है इंसानियत पर, बहुत बड़ा खतरा है हमारे असल इतिहास पर। तो इन तमाम खतरों से जो मुकाबला करना है, देश की जो राजनीति है, जो इंडिया गठबंधन है, जिसके नेता राहुल गांधी हैं, उसके लिए जिस वैचारिक भूमि की आवश्यकता है, ज़रूरत है, क्या राहुल गांधी उसको समझ रहे हैं? राहुल गांधी ने ही इसे समझा। मैं आपको बताऊं, पहली बात तो यह कि केवल राहुल मत कहिए, बेशक इंडिया गठबंधन के लीडर हैं और मैं तो उनका फैन हूं, मैं खुद को उनका अनुयायी मानता हूं राहुल जी का। नहीं, मैं वही जानू कि जिस वैचारिकता की जरूरत है। राहुल जी के साथ तेजस्वी हैं, राहुल जी के साथ अखिलेश यादव हैं, राहुल जी के साथ स्टैलिन है, बहुत सारे लोग हैं। इंडिया गठबंधन पूरी तौर पर सुगठित है। रही बात आप जो जानना चाहते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा पहले ले चलूंगा। 2015 में केंद्र सरकार का एक कानून आया था, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्विस्थापन क्या करके एक्ट 2015। याद करिए 2016 में उसके खिलाफ सबसे पहले खड़ा होने वाला आदमी राहुल गांधी, भट्टा परसौल, और भट्टा परसौल से दिल्ली के रामलीला मैदान तक राहुल गांधी आजाद भारत का वह पहला राजनेता है जिसने खेती, किसानी, कृषि, आर्थिकी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को पॉलिटिकल फ्लैग इशू बनाया। एक बड़ी तेजी से तमाम संस्थाओं का, जनवादी संस्थाओं का, संवैधानिक संस्थाओं का भगवाकरण हो रहा था बड़ी तेजी से, और वो चालू है। इस खतरे को राहुल गांधी ने भांपा और उस आदमी ने संघ के खिलाफ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ ऑल आउट वार
चौतरफा लड़ाई छेड़ दी, तमाम मुकदमे हुए, सारी चीजें। आपको बता दूं, पिछड़ी जातियों को, अन्य पिछड़ी जातियों को, दलितों को माइथोलॉजिकल ढंग से तमाम पौराणिक कहानियां सुना सुना करके उनके भगवाकरण की कोशिश, उनके कम्युनलाइजेशन की कोशिश, उनको पार्टी फोल्ड में लाने की कोशिश, इस खतरे को सबसे पहले राहुल गांधी ने पहचाना। छोड़ दीजिए, रोहित वेमुला की आत्महत्या होती है, दलित छात्र, ठीक है वो आत्महत्या है, लेकिन आप उसके पूरे संदर्भों में जाएं तो हमारे गुरु डीपी त्रिपाठी ने राज्यसभा में अपने भाषण में कहा था कि मैं रोहित वेमुला की आत्महत्या को संस्थागत हत्या मानता हूं। इस संस्थागत हत्या खिलाफ उग्र और आक्रोशित छात्रों के साथ कौन खड़ा हुआ? राहुल गांधी। दलित चेतना, दलित मुक्ति की पूरी अवधारणा के साथ, जिसे भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान भी उन तमाम मूलभूत प्रश्नों से हमारे राष्ट्रीय नेता बच बच के निकल रहे थे, खतरे उठा के उसको एड्रेस करने का काम, दलित चेतना को, और यह कहना कि दलितों का नेतृत्व दलितों में से ही निकलना चाहिए, यह बात उठाने वाला कौन था? राहुल गांधी। रोहित वेमुला की संस्थागत हत्या के खिलाफ लड़ने वाला कौन था? राहुल गांधी। पुनर्वासन पुनर्स्थापन भूमि अधिग्रहण एक्ट के खिलाफ लड़ने वाला और खेती किसानी को और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी को पॉलिटिकल इशू बनाने वाला कौन था? राहुल गांधी। इसी में एक प्रश्न मैं जोड़ना चाहता हूं कि इन तमाम मसलों को राहुल गांधी उठा रहे हैं, एक नई तरह की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के भीतर का जो पुराना कल्चर है, क्या कांग्रेस के भीतर भी उनका कुछ द्वंद्व चल रहा है क्या? क्योंकि आप कांग्रेस को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, तो कांग्रेस के उस कल्चर में कितना परिवर्तन आ रहा है? ये तो जयप्रकाश भाई, राहुल जी ने खुद ही कई बार कहा है, आपने वीडियो भी देखा होगा कि भाजपा के स्लीपर सेल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो जाना चाहें जाएं। उन्होंने इसको कहा कि कुछ थके घोड़े हैं, कुछ दिखाऊ घोड़े हैं, तो आपने सुना होगा, वो ये जानते हैं। और देखिए, आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी की दिक्कत राहुल गांधी के समय की नहीं है, पुरानी दिक्कत है। मैं आपको बताऊं, जयप्रकाश जी, जब आप जैसा इंटरव्यू करने वाला हो ना तो मजा आता है। वो इंटरव्यू नहीं, बातचीत हो जाती है। संभवतः 1934 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के, जब कांग्रेस का पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पंडित नेहरू ने पढ़ा तो राजेंद्र प्रसाद, गोविंद बल्लभ पंत, तमाम नेता, इवन पटेल, यह कहते हुए उन्होंने वॉकआउट किया उस अधिवेशन का कि ये पंडित नेहरू कांग्रेस का रेजोल्यूशन पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन, या ये कम्युनिस्ट घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं। और मैं आपको वो चिट्ठी बता सकता हूं जिसमें पटेल ने महात्मा गांधी को चिट्ठी लिखी कि बापू, आपके कहने से मैं नेहरू को अपना नेता मान लेता हूं, लेकिन इनके वर्ग संघर्ष की अवधारणा से मैं सहमत नहीं हो सकता। पंडित नेहरू के समय भी, और बल्कि मैं यही कहूं कि पंडित नेहरू के समय भी सामाजिक न्याय और सेकुलर राजनीति के पक्ष में नेहरू केवल अकेले थे, सब हिंदूवादी थे। चाहे वो गोविंद बल्लभ पंत, और गोविंद बल्लभ पंत की करतूत आज आपके सामने है।
जिसका नतीजा बाबरी मस्जिद। जब आप इस तरह से कह रहे हैं तो इन्हीं जो नेताओं के आज सोचिए पंडित नेहरू को कितना संघर्ष करना पड़ा, कितना जूझना पड़ा होगा समाजवादी भारत बनाने के लिए और सेकुलर भारत बनाने के लिए, और वो आदमी अपने इन संकल्पों से डिगा नहीं। मेरे कहने का मतलब ये संकट नेहरू के समय में भी था। उस समय भी कांग्रेस में बाकायदा शीर्ष पर मैं जिस जात का हूं या हमारी जाति बराबरी के माने सवर्ण सामंतवादी और ब्राह्मणवादी हिंदूवादी नेता उस समय भी सक्रिय थे, और जो समय समय पर नेहरू के लिए दिक्कत पैदा करते थे। आज राहुल के समय में भी हैं, लेकिन नेहरू जी अतिशय अति लोकतांत्रिक थे। मैं आपको बता देना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि राहुल बख्शने वाले नहीं हैं। भाजपा या कांग्रेस की जितनी विरोधी पार्टियां हैं अभी फिलहाल, वो इसी नेताओं के बीच जो द्वंद्व थे, जो मतभेद थे, हालांकि सब आज़ादी के संघर्ष में शामिल थे, सब कांग्रेस में थे, इन्हीं द्वंद्व का को वो दूसरे तरीके से पेंट भी करते हैं कि देखो पटेल का रास्ता नेहरू ने रोक दिया, तो कहीं इसका वो फायदा ना उठा ले आप इस बातचीत का। क्या नहीं, वो क्या फायदा उठाएंगे, वो गढ़ी बातें करते हैं। कहीं पटेल में नेहरू में कोई द्वंद्व नहीं था, कहीं देखिए बहुत सारी बातें। अभी अभी मैं आपको बताऊं, मैं राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए काम करता हूं, तो राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए मैंने कालजयी नाम से एक पत्रिका के 3 खंड पंडित नेहरू पर ही निकाले। असल में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और संघ की शाखाओं में जो ये इनका एक प्रोग्राम चलता है, हाँ, बौद्धिक माने वो आयोजित बौद्धिक होता है, हद है, बौद्धिक का आयोजन होता है। तो उसमें कोई आता है जो बौद्धिक देता है और उसको बौद्धिक को प्रसाद की तरह बांटता है, और बाकी लोग पूरी सदासहता से उस बौद्धिक प्रसाद को ग्रहण करते हैं। उस जरिए तमाम अफवाहें फैलाई जाती हैं। जैसे चूंकि अब मैं उसमें जाऊंगा गहराई से तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी, उसको छोटा है। हाँ, नहीं तो जैसे यही बहुत बड़ा भ्रम है कि नेहरू ने कश्मीर का मामला उलझा दिया। मैं मैगजीन आपको दे दे रहा हूं, और राजीव डोगरा वेयर द बॉर्डर्स ब्लीड, या ये इतिहासकार जी नूरानी की किताब है। आप बहुत सारे लोग आप पढ़िए, हालांकि अभी सरकार ने और वहाँ तमाम किताबों पर बैन पढ़िए, तो असलियत तो ये है कि ये नेहरू थे जिनकी वजह से कश्मीर बचा रह गया। उन तमाम किताबों पे सरकार ने बैन लगा दिया है, आपको मालूम? तो लगा दे, वो इस सच्चाई को दबाना चाह रही है कि दरअसल कश्मीर तो नेहरू की वजह से बच गया और भारत का हिस्सा है, इसकी वजह केवल नेहरू है। अब मैं आता हूं एक सवाल पर कि आप बहुत नज़दीक से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को देख रहे हैं और आपकी एक किताब भी है जैसे सांस देश की, ये राहुल गांधी पर है। थोड़ा सा इस किताब के बारे में बताया कि आपके जहन में इस किताब का आइडिया कैसे आया, आपने क्या देखा, क्या समझा कि आपको लगा कि मुझे। यह पहली किताब का समय 2018 था, और 2018 वह पीक आवर था जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी सरकार हजारों हजार करोड़ रुपए खर्च करके, राहुल गांधी का खतरा तो वो 2016 से ही महसूस चुके थे, और ये पीक आवर था जब 2018 में जब वो इस बात के लिए आपराधिक दक्षता की हद तक क्रिमिनल एक्सपर्टीज की हद तक जाकर के इन्होंने एक संगठित प्रयास किया कि राहुल गांधी जी की छवि हत्या की जाए। ये मुझे बहुत बुरा लगता था। बुरा ये भी लगता था
कि आरएसएस ने जो चश्मा बांटा अपने संगठित दुष्प्रचार के जरिए, नव उदारीकरण के दौर में पैदा नव मध्य वर्ग पूरा का पूरा भारत का, वो भी इसी चश्मे से राहुल गांधी को देखने लगा। आरएसएस का दिया हुआ वही चश्मा ये मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसी चश्मे से राहुल गांधी को देखने लगा। और 2018 तक मैं प्रमाण से आपको बता सकता हूं कि कई मेन स्ट्रीम चैनलों ने तो राहुल गांधी की छवि हनन की बाकायदा सुपारी ले ली। तो ये सब कुछ बहुत ढंग से चल रहा था। और जब ये चल रहा था तो मैं कसक रहा था। अगर आप परमिशन दें तो जैसे सांस देश की जो मैंने भूमिका लिखी है उसकी 4 लाइन आपको पढ़ के सुना दो, उससे आप समझ जाएंगे कि ये किताब लिखनी क्यों जरूरी थी। हालांकि आपने 2 और किताबें लिखी, एक डिस्कवरी ऑफ डेमोक्रेसी और सर्वहारा सामंत। इस जो पहली किताब है जी, जैसे राहुल गांधी पर जैसे सांस देश की, इसकी भूमिका लिखी थी हाँ पॉलिटिकल जीनियस डीपी त्रिपाठी ने, जो मेरे गुरु भी रहे हैं। और मैं ज्यादा नहीं, यही जवाब हो जाएगा आपकी बात का। ये मैंने जो लिखा था अपनी बात इस किताब में, तकरीबन 30 साल की संस्थागत पत्रकारिता में तमाम तात्कालिक दबावों के बीच कुछ भी रचनात्मक जैसा एक टास्क की तरह करने की आदत पड़ गई है। एक तय समय सीमा, विपरीतता, विषमता और शोर तो मेरी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करते हैं। जब कुछ लिखना एक चुनौती को अवसर में बदलना लगने लगता है। मैं कह रहा हूं, आप कह सकते हैं यह किताब किसी को ईमानदार नजर से देखने और रेखांकित करने की एक जिद, जुनून और किसी व्यक्तित्व के ट्रोल के खिलाफ गुस्से का नतीजा थी। कई पत्रकार मित्रों ने मुझसे कहा, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी देश के एकमात्र सर्वाधिक ऐसे नेता हैं जो गलत ढंग से संप्रेषित हो रहे हैं, मिसअंडरस्टूड राजनीतिज्ञ हैं। ऐसा खुद ब खुद नहीं हो गया था। यह आपराधिक दक्षता की हद तक के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के संगठित दुष्प्रचार का नतीजा था। राहुल भाजपा के खासे खर्चीले कुप्रचार की नोक पर उसी समय आ गए जब उन्होंने किसानों की जमीन जब चाहे जितनी चाहे हड़प लेने वाले भाजपा सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ पनपे देशव्यापी आक्रोश के आगे खुद को नेतृत्वकर्ता भूमिका में खड़ा कर लिया। मीडिया, खासकर दृश्य मीडिया के कुछ हॉकर एंकर भी उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुप्रचार के संघातों में देखते रहे। कभी कभी तो लगता है कि उन्होंने संघ और सरकार से राहुल गांधी के छवि हनन की सुपारी ले ली थी। राहुल के छवि हनन की संघ और भाजपा की मुहिम दिनों दिन तेज होती गई। ऐसे में किताब बेहद जरूरी थी। और बस एक लाइन, मैं खुद राहुल को दूर से ही देख रहा हूं। एक आलोक उठता, गिरता, झपकता और कभी तेजी से उभरता, जैसे एक पूरे देश की सांस। हम लंबे समय से बात कर रहे हैं। अब एक आखिरी सवाल आपसे, इन तमाम परिप्रेक्ष्य में अगले महीने, 1.5 महीने में, 2 महीने में बिहार का चुनाव होना है। इस वोटर अधिकार यात्रा के परिप्रेक्ष्य में और तमाम जो बातचीत हमने की, तमाम मसले जो आपने उठाए, बिहार का चुनाव कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है, न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि भारतीय राजनीति के लिए? मैं बिहार में रहा हूं और दैनिक जागरण में मैंने यहाँ 2003 से और 2014 तक मैं दैनिक जागरण से यहाँ जुड़ा रहा।
मैं बिहार का कोना कोना और चप्पा चप्पा घुमा हूं। जयप्रकाश जी, आपको मालूम होगा 2004 में एक बाढ़ आई थी बिहार में, बड़ी प्रलंकारी बाढ़। उस बाढ़ में डोंगी पर 7 में 4 में 4 उस पर डोंगी पर सवार होकर मैं सुदूर इलाकों तक घूमा। मैंने बिहार का मिजाज समझा है। थोड़ा सा हमको समय दे लीजिए। मैनेजर पांडे ने एक बार कहा कि क्यों सांस्कृतिक स्तर पर भी परंपरागत धार्मिकता बिहार के खिलाफ क्यों हुई, क्यों हो गई थी। मैनेजर पांडे ने हमसे कहा कि बाबा तुलसीदास लिखते हैं एक संदर्भ में, मगध गयादिक तीर्थ जैसे, माने मगध और गया नहीं, निकृष्टतम तीर्थ है, निकृष्टतम तीर्थ है। ये कौन बता रहा है? ये तुलसीदास लिख रहे हैं। और बिहार के मगध और गया के मुकाबले काशी की गजब प्राण प्रतिष्ठा और गरिमा में प्रतिष्ठा की गई। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि सारे लोकायत दर्शनों की जमीन यही रहा है। बौद्ध, जैन, अनीश्वरवादी दर्शनों की जमीन यही बिहार रहा है। इसलिए दर्शन की पांडित्य परंपरा धार्मिकता से ओतप्रोत पांडित्य को बिहार के विरुद्ध होना था, और वो हुआ। तो बिहार के साथ नाइंसाफी आज से नहीं हो रही है। ये क्या खाली संजोग है कि मेकिंग ऑफ महात्मा बिहार में होता है, चंपारण में? राहुल सांकृत्यायन का पूरा सांस्कृतिक गठन, उनका पूरा लेखकी व्यक्तित्व अपनी पूर्णता बिहार में पाता है। सहजानंद सरस्वती गाजीपुर से आते हैं, उनका पूरा विप्लवी व्यक्तित्व अपनी पूर्णता बिहार में पाता है। यह बिहार धर्मांधता की जड़ता और अंधकार में डूबे हुए पंडा और पुजारियों के लिए आतंक था। इसलिए बिहार को हर तरह से बदनाम करने की कोशिश हुई। मैंने जो पाया वो ये था कि बिहार पूरी तौर पर एंटी स्टेब्लिशमेंट, हमेशा व्यवस्था के विरोध में खड़ा रहा लोकमानस है। एक ऐसा लोकमानस बिहार है जो हमेशा एंटी स्टेब्लिशमेंट रहा। यानी सारे प्रांतों में, हमारे यहां, मैं उत्तर प्रदेश का हूं, बेवकूफ राम जी की पूजा करते हैं, कृष्ण जी की पूजा करते हैं, अवतारों की, और बिहार प्रकृति की पूजा करता है, सूरज की, जो वैदिक पूजा है। तो बिहार की मिजाज में है एंटी सत्ता होना, प्रतिकार। धर्म के क्षेत्र में और दर्शन के क्षेत्र में भी उसने ये किया, राजनीति के क्षेत्र में भी ऐसा करेगा। ऐसा है कि मूल प्रवृत्ति तो नहीं बदल जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार बिहार की जनता बहुत फैसलाकुन अंदाज का मतदान करेगी और भारतीय जनता पार्टी, जदयू साझा सरकार की विदाई, शायद हल्का शब्द हो, मैं सफाया शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, तय है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो आने वाला वक्त तय करेगा कि बिहार के मतदाता, बिहार की जनता कौन सा निर्णय करती है। हमारे साथ राघवेंद्र दुबे थे, जिन्हें हम प्यार से भाऊ कहते हैं, जो अपने बेलौस और बेखौफ अंदाज के लिए जाने जाते हैं और अपनी ख़ास अंदाज वाली लेखनी के लिए भी बहुत प्रसिद्ध हैं। तो इनसे तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई। आप सबों से आग्रह है कि आप हमारे जनशक्ति डिजिटल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। नमस्कार।